हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन जो आता है उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ इसमें आगे आपको अभ्यास का प्रश्न में जो एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी लास्ट में देखने को मिलेगा। हम लोग आज एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, हम इस संसार में अपने चारों ओर की वस्तुओं को किस ऊर्जा की सहायता से देख पाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत ऊर्जा। सेकंड नंबर ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा। थर्ड नंबर है प्रकाश ऊर्जा। और फोर्थ नंबर इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का देखने से कोई कनेक्शन नहीं है, ध्वनि ऊर्जा का भी देखने से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश अगर न रहे तो हम किसी भी प्रकार की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण की गति किस प्रकार की होती है? प्रकाश किरण की गति किस प्रकार की होती है, यानी प्रकाश जो है किस प्रकार गति करता है? ऑप्शन नंबर ए तिरछी, बी सीधी, सी गोलीय और डी नंबर वृत्तीय। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि प्रकाश के पथ में छोटी अपारदर्शी वस्तु हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? यार बच्चों, क्या सवाल कर रहा है देखिए, समझिए। अगर मान लीजिए प्रकाश का कोई पथ है, प्रकाश मान लीजिए इस प्रकार से गति कर रहा है सीधा, लेकिन उसके पथ में कोई रुकावट है, अपारदर्शी वस्तु है, इस प्रकार से कोई वस्तु है जो जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता है, तब प्रकाश क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगा, इससे टकराएगा और इस प्रकार से मुड़ती हुई दिखाई देगा। ठीक है, किनारे पर जो है इस प्रकार से मुड़ती हुई दिखेगा, प्रतीत होगा। आप देखते होंगे कभी, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर आप टॉर्च मारते हैं कोई वस्तु पर, तो वो क्या होता है, किनारों से मुड़ करके प्रकाश जो है वो आगे की ओर जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का विवर्तन आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीले सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है यानी लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए, पहले हमने क्लास में करा दिया है, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, प्रकाश की किरण जो है इस तरह से आया और दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में मुड़ गया। तो जब इस प्रकार से मुड़ गया तो इस घटना को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण क्या हो गई? परावर्तित हो गई। जब प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई तो इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपतन कोण सदैव खाली स्थान के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान जो है सदैव किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण के तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि जब भी कोण का मान है तो कोण के बराबर होगा। तो किरण वाला तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। किरण वाला तो 2 ऑप्शन होगा नहीं। अब बच गया क्या? अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की तरफ अपवर्तन कोण ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे आपतन कोण किसको बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण आया, दर्पण से टकरा करके वापस चला गया, ये बीच में अभिलंब होता था। तो जब आपतित किरण जिस ओर होती थी उस तरफ आपतन कोण होता था,
और जिस तरफ परावर्तित किरण होती थी, जैसे ये परावर्तित किरण है, तो इस ओर क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला, दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण का मतलब क्या हो, जिसका तल जो है सम हो, बराबर हो, तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक एवं उल्टा, बी है आभासी एवं सीधा, सी है वास्तविक और आभासी दोनों, ये तो कभी हो नहीं सकता, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बनता है आभासी एवं सीधा। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। छठा नंबर, 7 नंबर चलते हैं। 7, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ बाई मिस्टेक 8 लिखा गया है। 7 नंबर ये क्वेश्चन है, बाई मिस्टेक 8 लिखा गया है। आइए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु से खाली स्थान होता है। यानी कि समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु से कैसा होता है, हैं? जैसे मान लीजिए कि यह दर्पण है, ये क्या है, ये दर्पण है, ये इस प्रकार से दर्पण है, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है। तो समतल दर्पण में जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, या ये सभी होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब का आकार भी उतनी ही बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बराबर, वस्तु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है कहलाता है। जैसे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किधर हो, अंदर की ओर हो। प्यारे बच्चों, मैंने पहले बता चुका है, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ जो है इस प्रकार से अंदर की ओर वक्रित है। तो जब अंदर की ओर वक्रित है तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो, बाहर की ओर, जैसे इस प्रकार से इसका जो है पॉलिश किया हुआ अंदर की ओर है और परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, ठीक है, ये उभरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। 10 नंबर ही सही है, पीछे एक बाई मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, VVI क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी का मतलब हुआ F, फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ F, और वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, R। यानी कि F और R में क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिएगा, R बराबर 2F। देखिए पहले एक फिगर से समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए अब कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P होता था, ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब ये PF जो है यानी कि ये फोकस हो गया। फोकस और ध्रुव के बीच को दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस दूरी। और ये वाला यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता था वो क्या होता था R, यानी वक्रता
त्रिज्या, यही दोनों में संबंध बताना है। तो हम लोग यहाँ पर संबंध देख सकते हैं कि एफ जो है, यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया, आर बराबर 2f, यानी कि ये जो आर जो है ये एफ के 2 गुना होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर जो है वो एफ का क्या होता है, 2 गुना होता है। यहाँ से यहाँ की दूरी का जो है क्या होता है, ये वाला 2 गुना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कहता है एफ बराबर आर बटा 2, यानी कि एफ जो है वो आर बाई 2, यानी कि आर का आधा होता है क्या, बिल्कुल होता है। यानी एफ जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है आर बराबर एफ बाई 2। आर बराबर क्या दिया हुआ है, एफ बाई 2। आर बराबर एफ बाई 2। आर जो है ये एफ का और आधा होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, जबकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन हो जाता ए और यहाँ क्या हो जाएगा, बी। आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। यानी आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2, ये दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा। जैसे देखिए, अगर कोई समतल दर्पण है, सपोज करिए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। अब पूछता है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा। ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कितनी दूरी पर बनेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर कोई वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर उसके पीछे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब जो है वो 10 मीटर दूरी पर दर्पण के पीछे ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। 1 मिनट थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहता है, ध्रुव तथा एफ के बीच। यहाँ ध्रुव है, पी हुआ, और एफ मान लो यहाँ हुआ, इसके बीच में कोई वस्तु खड़ा है। तो पूछता है कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ होगा, कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैं अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पहले पढ़ाया था। 6 स्थिति में ये अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। फिर उसी प्रकार से जब वस्तु आते गया, यानी कि सी से परे जब वस्तु हुआ तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बना, एफ और सी के बीच में बना था, यहाँ सी होता है। फिर सी पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर बना था। सी और एफ के बीच में था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी से परे बना था, यानी इधर बना था। लेकिन कोई वस्तु यदि एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। लेकिन अनंत के बाद तो कोई जगह नहीं है, तो जगह जब नहीं है तो एफ और पी वाला वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये वस्तु से बड़ा होता है और आभासी एवं सीधा भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे अभ्यास में भी इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है, लिखा है, ये बिल्कुल से ध्यान रखना, किसमें नहीं किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है,
मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य मतलब जो बैक मिरर जो होता है पीछे का देखने के लिए, उसमें तो अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। यानी कि इसका आंसर यही हो सकता है। अगला नंबर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सौर भट्टियों में। तो सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आ भी गया। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हम लोगों ने अभी देखा उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में दर्पण का सूत्र है, निम्नलिखित में दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र इसमें से कौन है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये तो होगा नहीं। 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, ये भी नहीं होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमारा दर्पण का सूत्र है। बिल्कुल से इसको माइंड में रख लीजिएगा, एग्जाम में सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि दर्पण का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देने का क्या कारण है? जल में आप कभी देखिएगा, या अगर नहीं देखे होंगे तो प्रैक्टिकल भी करके देख सकते। पेंसिल डालिए, पेन डालिए, कुछ भी, पेन खराब हो जाएगा, इसलिए पेंसिल डाल करके देखिएगा, तिरछा डाल करके देखिएगा। उसको आप देखिएगा कि उसमें जैसे ही पानी में डूबेगा आधा, तो वो लगेगा तिरछा, टूटने टाइप का दिखेगा, वो तिरछा चला गया, जबकि उसको बाहर निकालने से सीधा दिखेगा और जल में डालने से वो तिरछा दिखाई देगा। तो तिरछा दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका कारण है, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन और डी है व्यतिकरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट, अपवर्तन। ये अपवर्तन के कारण आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर कहता है निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का पावर 18 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का पावर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल से इसको माइंड में रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब समझ रहे हो? सघन का मतलब जो घना हो, और विरल का मतलब जो उसके अपेक्षा कम घना हो, उसको विरल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि वायु भी एक माध्यम है और जल भी एक माध्यम है। ठीक है, जल में भी प्रकाश पार होता है, वायु में भी जाता है। तो इन दोनों में सघन कौन है? तो सघन हो जाएगा जल। सघन कौन कौन हो जाएगा? जल। और विरल कौन हो जाएगा? वायु। इसी प्रकार से और भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि वायु से जल में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल माध्यम से जब भी सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो सघन का मतलब घना है, तो घना है तो निश्चित रूप से उसका चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घटता है। प्रकाश की चाल क्या होता है? घट जाता है, यानी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत से बच्चों को याद होता है डायरेक्टली, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों 2.42। डी नंबर ऑप्शन है 2.42 करेक्ट आंसर हो गया। 21 नंबर चलिए, उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है?
उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी अपसारी लेंस जो है उसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसको माइंड में रखिएगा। यानी अवतल को कहते हैं अपसारी और उत्तल को कहते हैं अभिसारी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर, उत्तल लेंस में कोई वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो? उत्तल लेंस में कोई वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो? अभी हमने बता रहा था दर्पण में, उसी प्रकार से लेंस में भी है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का दोनों सेम कंडीशन है, यानी वस्तु को सी पर रखने से जो है उसका प्रतिबिंब समान साइज का और सी पर ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप फिगर हम बताए हैं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाकर के देख लेंगे, उसमें बिल्कुल से डिटेल से सब में समझाया हुआ है कि किस वस्तु को कहाँ रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के देख लेंगे। तो सी पर रखने से उसका प्रतिबिंब का समान साइज प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर, निम्न में से लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही सही है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बिल्कुल से माइंड में इसको रखिएगा, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता होगा, मैं पहले भी क्लास ले चुका हूँ, बता दिया हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। वक्रता त्रिज्या का मतलब आर दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। आर 20 सेंटीमीटर। हमको पूछता क्या है? एफ पूछ रहा है। एफ हमको पता करना है, एफ क्या होगा। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, अभी हम लोग को संबंध भी देखे हैं कि एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो आर कितना है? 20 है, और बटा कितना? 2, यानी 2 से 10 बार में 2 दहाई 20। आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? नैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, डायोप्टर और डॉप्सन। तो इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। यदि किसी लेंस में लेंस की क्षमता -2.0D है, आप देखे होंगे किसी बुजुर्ग का जो चश्मा होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई चश्मा है, किसी बुजुर्ग का इस प्रकार का कोई चश्मा है। ठीक है, अब इस चश्मे के कॉर्नर में एक स्टिकर लगा होता है, वो ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं, बट आप नए नए में आप देख सकते हैं इस कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है -2.0D या +1.5D, इस प्रकार से किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। तो इससे आप डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, माइनस में जब भी लेंस की क्षमता हो तो वो लेंस किस प्रकार का होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अगर प्लस में होगा तो वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पर किस में दिया हुआ है प्यारे बच्चों? माइनस में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है? अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है? पहला है ए नंबर है तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल अपवर्तन के कारण होता है। जल में रखा सिक्का उठा प्रतीत होना, यह भी बिल्कुल सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्रमशः सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यानी कि इन तीनों में से ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से खाली जगह झुक जाती है।
यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अभी मैंने विरल और सघन बताया, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी, अभिलंब की ओर हो जाएगी, सीधी चली जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। तो क्या होगा, आपको मैं पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इधर है आपका कांच है, सपोज ये क्या है, कांच है, और ये क्या है इधर, वायु है। ये क्या है, वायु। ये वायु विरल माध्यम है और ये कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण आएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। किस ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इधर ना जा करके, सीधा ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि नजदीक झुक जाती है, अभिलंब से नजदीक झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से नजदीक झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगता है आज 28 नंबर क्वेश्चन ही समाप्त है। अब इसका अभ्यास का प्रश्न भी आगे हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ ये 28 क्वेश्चन का जो ऑप्शनल सीरीज है बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे स्पेशली क्लास 10th के होंगे वो बिल्कुल से प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोगों का अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास का प्रश्न में जो 5-6 क्वेश्चन का सीरीज है, 5-6 क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। अभ्यास निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। देखिए, लेंस बनाने का मतलब हुआ कि जिसमें आर पार दिखाई दे उससे लेंस बन सकता है, और जिससे आर पार दिखाई नहीं देगा उससे लेंस नहीं बनेगा। तो जल में आर पार दिखाई देता है, इससे बन सकता है, कांच में भी बन सकता है, सी प्लास्टिक से भी बन सकता है, लेकिन मिट्टी से आर पार दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पारदर्शी वस्तु नहीं है, इसलिए मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो आभासी तो होगा नहीं, वो तो वास्तविक का उल्टा हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अभी हमने पहले बताया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाएगा। जैसे मैंने एक बता देता हूँ शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अब ये एफ है, सपोज करिए एफ है, और ये पी है, यहाँ पर पी है, दर्पण के बीचों बीच में पी है, और यहाँ पर कोई वस्तु है। अब यहाँ जब वस्तु रहेगा तो अभी मैंने बताया कि ध्रुव और फोकस के बीच जब कोई वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा भी होगा, आभासी एवं सीधा भी होगा, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने से ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ये भी बिल्कुल हमने देखा, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक जादुई बॉक्स बताया था, उसमें मैंने बताया था कि फोकस दूरी दोनों माइनस में किसमें होता है, अवतल में। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर कहता है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है, संभवतः कौन सा दर्पण हो सकता है। तो समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो या तो उत्तल या तो समतल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब छोटा अक्षर है तो उसको बड़ा हमको देखना है, तो बड़ा देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अवतल लेंस में 50 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये 6 क्वेश्चन था आपका अभ्यास के प्रश्न में, ये 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और आशा करता हूँ ये वीडियो और क्वेश्चन बिल्कुल से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को जरूर दबाइए।